वालेकुम, हेयर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद। और आज हम सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे जो हाफ पोर्शन रह गया था। सबसे पहले डेफिनेशन है एंटायर फंक्शन की। अ फंक्शन दैट इज़ एनालिटिक एट ईच पॉइंट इन द एंटायर प्लेन इज़ नाउन एज एंटायर फंक्शन। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन जो किसी भी डोमेन के अंदर या किसी भी प्लेन के अंदर हर जगह हर पॉइंट पे एनालिटिक हो, सिंगल वैल्यू भी हो और उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो इस सूरत में उस फंक्शन को एंटायर फंक्शन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल आपके सामने शो हो रही है कि अगर आपके पास फंक्शन हो 1/z, तो डिनोमिनेटर में अगर 0 पुट करें तो फिर तो ये आपके पास नॉन एनालिटिक होगा, लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पे इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा और ये फाइनाइट वैल्यू भी देगा, डिफाइंड भी होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि z नॉट इक्वल टू 0 या z 0 के अलावा जो है ये वाला फंक्शन हर जगह एंटायर होगा, हर जगह जो है इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, एनालिटिक होगा किसी भी डोमेन के अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एंटायर फंक्शन होगा। लेकिन z मॉड स्क्वायर जो है ये कहीं भी एनालिटिक नहीं है, सिंस इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट ओनली एट z इक्वल्स टू 0। क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है सिर्फ 0 पर एग्जिस्ट करता है, बाकी कहीं भी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये असल में जब इसे एक्सपेंड करें तो इसमें कॉन्जुगेट फंक्शन का जो है वो c का कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो जाता है। तो एक रिमार्क हमने पढ़ा था, एक थ्योरम भी था कि अगर कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो जाए तो फिर इस सूरत में हम वो वाला फंक्शन एनालिटिक नहीं रहता। z मॉड स्क्वायर अगर इसे एक्सपेंड किया जाए तो z इंटू z कॉन्जुगेट आता है, तो कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो गया, इसलिए इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर z 0 पुट कर दें तो फिर ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो 0 के अलावा कहीं भी f एट z इक्वल टू z मॉड स्क्वायर जो है ये एनालिटिक नहीं होगा। रेगुलर पॉइंट कौन सा होता है? If a function is analytic at a point z0 and also is analytic at some point in every neighborhood of z0, then z0 is called regular point of the function. अगर आपके पास एक पॉइंट दिया जाए z0 और उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक हो और उसकी नेबरहुड में जो पॉइंट्स हैं उन पर भी एनालिटिक हो, तो फिर इस सूरत में वो वाला पॉइंट जो है आपके पास रेगुलर पॉइंट कहलाता है। सिंगुलर पॉइंट कौन सा होता है या सिंगुलरिटी क्या कहलाती है? If a function fails to be analytic at a point z0 but is analytic at some point in every neighborhood of z0, then z0 is called singular point of a function. अगर आपके पास एक पॉइंट दिया जाए, एक फंक्शन दिया जाए और फंक्शन उस पॉइंट पर एनालिटिक ना हो, तो फिर इस सूरत में वो वाला पॉइंट जो है वो सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, या से हम दूसरे लफ्ज़ों में सिंगुलरिटी भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर डिस्कशन हमने चैप्टर 6 के अंदर करनी है। अभी फ़िलहाल आप डेफिनेशन देख के एक एग्ज़ाम्पल देख लें और एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एग्ज़ाम्पल आपके पास है, फंक्शन आपके पास 1/z है। 1/z 0 पर जो है ये आपके पास इन्फिनिटी आंसर देगा, तो हम कह सकते हैं कि z इक्वल्स 0 इस 1/z का सिंगुलर पॉइंट होगा। जबकि z मॉड स्क्वायर जो है इसका कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा सिवाय 0 के, बल्कि 0 पे भी ये फाइनाइट आंसर देगा। तो ये क्योंकि कहीं भी एनालिटिक नहीं होगा, इसलिए इसका कोई भी सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? A real valued function h of two real variables x and y is said to be harmonic in a given domain of the xy plane throughout that domain if it has continuous partial derivative of the first and second order and satisfy the partial differential equation double derivative of h with respect to x plus double derivative of h with respect to y equals to 0, known as Laplace's equation. सिंपल सी बात कि अगर आपके पास एक फंक्शन दे दिया जाए, जितने वेरिएबल्स पर वो डिपेंड कर रहा हो, अगर उन वेरिएबल की रिस्पेक्ट से उसका डबल डेरिवेटिव लिया जाए, दो डेरिवेटिव लेके उन्हें ऐड कर दिया जाए, अगर वो 0 की इक्वल आ जाए, मतलब लेप्लास इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, तो फिर इस सूरत में रिलेटिंग फंक्शन जो है वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपको एक फ़ंक्शन दिया जाए और अमूमन यहाँ रियल पार्ट दिया जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन ही होगा, उसे शो करवाना होगा कि हार्मोनिक है कि नहीं। वेरीफाई दैट फंक्शन u एट एक्स वाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स कॉस वाई इज़ हार्मोनिक। इससे हमने हार्मोनिक दिखाना है। वेरी सिंपल, हम चूँकि ये x और y पर डिपेंड कर रहा है तो हम x और y के रिस्पेक्ट से इसके डबल डेरिवेटिव्स लेंगे, उन्हें ऐड करेंगे। अगर तो आंसर 0 की इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये हार्मोनिक है, और अगर आंसर 0 की इक्वल ना आया तो ये हार्मोनिक नहीं होगा। गिवन दैट u एट एक्स वाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स कॉस वाई, we differentiate with respect to x
एंड आल्सो अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स काज वाई, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो काज वाई कांस्टेंट होने की वजह से साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एज इट इज़ आ जाएगा दूसरी दफ़ा भी। इस तरह से वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो पहले काज का माइनस साइन और साइन का काज, तो ये आपके पास यू एट डबल वाई विल बी इक्वल्स टू माइनस ई पावर एक्स काज वाई आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड किया आपके सामने शो हो रहा है ये ज़ीरो के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास गिवन फंक्शन जो है ये हार्मोनिक होगा। नेक्स्ट एक थ्योरम है, इफ़ अ फंक्शन complex value function f at z equals to u plus iota v is analytic in a domain D, then its component functions u and v are also harmonic in D। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, मतलब डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट कर रहा है, फिर इस सूरत में उसके जो कंपोनेंट्स हैं रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ वो हार्मोनिक होंगे उसी डोमेन के अंदर। ये आपने प्रूव करना है। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास फंक्शन एनालिटिक है, तो उसका फर्स्ट जो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके कंपोनेंट्स का वो भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो डिफरेंशिएबल होगा, और सी आर इक्वेशंस भी होल्ड करेंगी, क्योंकि अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके कंपोनेंट भी उन्हें सेटिस्फाई करेंगे। अगर ऐसी बात है तो यू एट एक्स यू एट वाई की इक्वल होगा, और यू एट वाई जो है माइनस वी एट एक्स की इक्वल होगा। यू एट एक्स वी एट वाई की इक्वल होगा, और यू एट वाई माइनस वी एट एक्स की इक्वल होगा। तो आपने क्या करना है, जो इक्वेशंस ऊपर दी गई हैं इन्हें एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। पहले एक्स के रिस्पेक्ट से करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा यू एट डबल एक्स इक्वल्स टू वी एट वाई एक्स प्लस यू एट वाई एक्स इक्वल्स टू माइनस वी एट डबल एक्स। लाइक वाइज डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, यू एट एक्स वाई इक्वल्स टू वी एट वाई वाई प्लस यू एट डबल वाई इक्वल्स टू माइनस वी एट एक्स वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर ज़ीरो की इक्वल आ जाएगा। यू वाली वैल्यूज़ अलग से ऐड करें, वी वाली वैल्यूज़ अलग से ऐड करें, ये चूँकि लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास यू और वाई जो है हार्मोनिक होंगे इन गिवन डोमेन। हार्मोनिक कॉन्जुगेट या कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट क्या होता है? इफ़ टू फंक्शंस u and v are harmonic in a domain D and their first order partial derivative satisfy the CR equations throughout D, then V is said to be harmonic conjugate of U। ये इस तरह से है कि कंपेरेबल कह दें कि एक दूसरे के हैं। अगर आपके पास एक फंक्शन, दो फंक्शन किसी डोमेन के अंदर दिए गए हार्मोनिक हैं तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट से हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा। U V का कॉन्जुगेट कहलाएगा, V U का कॉन्जुगेट कहलाएगा। हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले अमूमन इसमें ये होगा कि रियल वैल्यू दी गई होगी, इमेजिनरी नहीं होगी। तो फॉर अ गिवन रियल वैल्यू फंक्शन यू एट एक्स वाई, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एस एक्स एंड देन यूजिंग सी आर इक्वेशन राइट इक्वल्स टू यू एट एक्स इक्वल्स वी एट वाई। सी आर इक्वेशन यूज़ करनी है, फिर यू एट एक्स की जगह वी एट वाई ले, क्योंकि आपने वी फाइंड करना है यू को यूज़ करते हुए, तो किसी तरह से वी इन्वॉल्व करवाएंगे, फिर आगे उसका काम जो है वो उस पर प्रोसीजर उस पर अप्लाई करते हुए आगे आप उसे जो है प्रोसीड करेंगे। आपने क्या करना है, जो यू एट एक्स इक्वल्स टू वी एट वाई लिखा है तो आपके पास वैल्यू वी एट वाई फॉर्म में आ जाएगी। आपको वी चाहिए तो वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे टू गेट वी एट एक्स वाई, बट अ कांस्टेंट आल्सो अपीयर। लेकिन इस सूरत में इसके अंदर एक कांस्टेंट आ रहा होगा, उसे भी किसी न किसी तरह से ख़त्म करना है। तो आप क्या करेंगे, जो अब वैल्यू आ चुकी है उसे x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, v एट x आ जाएगा। टू फाइंड कांस्टेंट अपीयर इन प्रीवियस स्टेप यूजिंग अगेन सी आर इक्वेशन राइट v एट x इक्वल्स टू माइनस यू एट वाई। अब आपने क्या करना है, v एट x को u एट y की इक्वल लिख लेना है, नेगेटिव साइन यकीनन होगा साथ। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फाइनली वी गेट v एट x वाई। आप जो है वो वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास पहले से मौजूद होगी, तो आपके पास v में से जो है प्रॉपर कांस्टेंट की वैल्यू भी आएगी। अब एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने शो हो रही है कि फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन दिया गया है ई पावर एक्स काज वाई। सबसे पहले इसे प्रूव करना है हार्मोनिक है कि नहीं, ये हम पहले इसे प्रूव कर चुके हैं, इसलिए अब यहाँ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मज़ीद चाहते हैं तो इसके डबल डेरिवेटिव लें एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से, आपके सामने ये हार्मोनिक शो हो जाएगा। इसके बाद इसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फाइंड करें और फिर ओरिजिनल फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट करें। गिवन दैट
u at xy equals to e power x cos y. Function is already proved in previous steps that this is harmonic. Also we find its corresponding conjugate. ये दोनों काम हम पहले कर चुके हैं, इसलिए दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ओरिजिनल फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमें पता है कि कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन जो है ये लिखा जाता है u प्लस आयोटा v फॉर्म में, रियल वैल्यू प्लस इमेजिनरी वैल्यू। तो हम वैल्यूज़ लिखेंगे u की जगह e पावर x cos y, v की जगह प्लस आयोटा e पावर x sin y प्लस आयोटा c। ये v हम पहले फाइंड कर चुके हैं प्रीवियस स्टेप्स के अंदर, ये हमने लिख लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं विदाउट कांस्टेंट, कांस्टेंट के अलावा जो हैं उन्हें आप उनमें से अगर कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें और कांस्टेंट को एक नया नाम दे दें। चूँकि आयोटा सी लिखा हुआ है, अपने आसानी के लिए उसे हम सी प्राइम से प्रेजेंट कर देंगे। अगर आप ना चाहें तो ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपको पता है cos y प्लस आयोटा sin y, उसकी जगह हम लिख सकते हैं e पावर आयोटा y कंबाइन करके, और एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ को हमने कंबाइन किया तो e पावर x प्लस आयोटा y आ गया, और ये अगेन बन जाएगा e पावर z। तो इसका मतलब है हमारे पास रिक्वायर फंक्शन जो है e पावर z प्लस c प्राइम फॉर्म में लिखा जाएगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव करें कि हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाई करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो कि स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर लिखी हुई है पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल z कंजुगेट इक्वल टू 0। ये आपने प्रूव करना है। अगर आपके पास रियल वैल्यू फंक्शन जो कि हार्मोनिक हो तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। Since u is harmonic, then it will be written in the Laplacian form, that is partial square u or partial x square plus partial square u or partial y square equals to 0. Since we know that x equals to z plus z conjugate over 2, also y equals to z minus z conjugate over 2 iota. Therefore, partial u or partial z conjugate will be written in the form by using partial u or partial x over partial z conjugate plus partial u or partial y over partial z conjugate, chain rule यूज़ करते हुए। This implies that partial u और partial z conjugate equals to partial u और partial x अभी हम निकाल चुके हैं। ये हमारे पास जो x का z conjugate के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ये हमारे पास 1/2 की इक्वल होता है। partial u और partial x प्लस partial y और partial z conjugate, इसका आंसर होता है 1/2 iota, एंड partial u और partial y एज इट इज़ लिखा जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे और चेन रूल यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल z कंजुगेट के रिस्पेक्ट से पहले डेरिवेटिव ले चुके हैं, तो अब z के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल z एंड पार्शियल u और पार्शियल z कंजुगेट इन ब्रैकेट। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आंसर सामने शो हो रहा है। इससे सिंप्लीफाई किया, अगेन पार्शियल x और पार्शियल z की वैल्यू देख ली, पार्शियल y और पार्शियल z की वैल्यू देख ली। ये तमाम वैल्यूज़ लिखने के बाद फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके सामने आंसर शो हो रहा है पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल z कंजुगेट इक्वल्स टू 1/4 पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर माइनस आयोटा ओवर 4 पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y पार्शियल x प्लस आयोटा ओवर 4 पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y पार्शियल x प्लस 1/4 पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर। 1/4 इनमें से कॉमन आ रहा है और आयोटा वाली वैल्यूज़ दोनों कैंसिल हो गई थी, तो 1/4 हमने कॉमन लिया, बाकी बच गया पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर। इक्वेशन 1 में ये 0 की इक्वल है, तो हम 1 यूज़ करते हुए इसे 0 के इक्वल लिखेंगे तो हमारा रिक्वायर आंसर आ जाएगा, दैट इज़ पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल z कंजुगेट इक्वल टू 0। अब एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने की एक और मेथड, ये देखिएगा जी। अगर आपके पास रियल वैल्यू फंक्शन दिया गया हो, उसे हम u से जनरली प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करके x की जगह z पुट कर देना, y की जगह 0 पुट कर देना। इस तरह से y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेकर x की जगह z पुट कर देना, y की जगह 0 पुट कर देना। फिर आपने ये फॉर्म लिखनी है f प्राइम एट z इक्वल्स टू u डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन z0 माइनस आयोटा डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y अपॉन z0 टू फाइंड f एट z इंटीग्रेट f प्राइम एट z। f प्राइम एट z आपके पास आ चुका होगा, इसका इंटीग्रल लीजिएगा, आपके पास एक्चुअल फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, वेरीफाई दैट द फंक्शन u एट x y इक्वल्स टू sin x cos hyperbolic y इज़ हार्मोनिक।
एंड फाइंड इट्स एनालिटिक फंक्शन। ये भी उसी तरह करना है, हमने सबसे पहले इसे हार्मोनिक दिखाना है और अभी जो आपको प्रोसीजर बताया है उसके मुताबिक इसे हमने इसका एनालिटिक फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। गिवन दैट यू एट एक्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स काज हाइपरबोलिक वाई, चूँकि एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है, हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट से सिंगल एंड देन डबल डेरिवेटिव लेंगे, आपके सामने शो हो रहा है। इसके बाद हम y के रिस्पेक्ट से इसका सिंगल और फिर डबल डेरिवेटिव लिया, u एट वाई साइन एक्स साइन वाई, u एट डबल वाई साइन एक्स काज हाइपरबोला वाई, और यकीनन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ज़ीरो की इक्वल आ जाएगा। ज़ीरो की इक्वल आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन था ये हार्मोनिक है। अब हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव लिया था वहाँ हमने x की जगह z और y की जगह ज़ीरो रिप्लेस कर देना है, हमारे पास आंसर का z आ जाएगा। इसी तरह से y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है और अमूमन तकरीबन हर एक क्वेश्चन के अंदर ये ज़ीरो की इक्वल आना है। हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, x की जगह z, y की जगह ज़ीरो पुट किया, ये ज़ीरो की इक्वल आ गया। अब हमें पता है कि f प्राइम एट z जो है ये इक्वल होता है u एट x माइनस आयोटा u एट y, तो वैल्यूज़ पुट की तो f प्राइम एट z का z की इक्वल आ गया। इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट किया तो हमारे पास काज का डेरिवेटिव साइन की इक्वल आ गया, जो कि हमारा रिक्वायर एनालिटिक फंक्शन है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है लेवल कर्व, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अ लेवल कर्व ऑफ अ रियल वैल्यू फंक्शन u एट एक्स वाई डिफाइंड इन अ डोमेन d इज गिवन बाय द लोकस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई इन d सच दैट u एट एक्स वाई इक्वल्स टू c वेयर c इज़ कांस्टेंट। लेवल कर्व क्या है, नाम से शो हो रहा है, ऐसी कर्व जो लेवल में होगी या यूँ कह लें कि जो कांस्टेंट होगी। तो अगर आपके पास एक कर्व दी गई है, किसी फंक्शन फॉर्म में होगी यकीनन, अगर वो आंसर उसका किसी कांस्टेंट की इक्वल आ रहा है तो फिर इस सूरत में रिलेटिंग कर्व जो है वो लेवल कर्व कहलाएगी। Likewise, we can consider level curve of v at x y and domain d v at x y equals to k where k is constant। मतलब अगर u है, हम v को भी कांस्टेंट के तौर पर कंसीडर करके लेवल कर्व डिफाइन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें, स्केच द लेवल कर्व ऑफ अ फंक्शन f at z equals to z स्क्वायर वेयर z नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपके पास एक फंक्शन दे दिया गया है, इसकी लेवल कर्व आपने स्केच करनी है। तो प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। आपने u और v दोनों कांस्टेंट्स की इक्वल रखते हुए फिर उसे अरेंज करना है और कोई ना कोई जो है इक्वेशन बनानी है। जब आप उसे अरेंज करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद, तो आपके पास एक स्पेसिफिक इक्वेशन बन जाएगी। हो सकता है वो सर्कल हो सकता है वो कॉनिक्स में से कोई भी शेप बन सकती है, कोई और शेप भी बन सकती है। अब जो हमारे पास है एफ एट जी हमने दिया गया है, तो एफ एट जी हमने जी स्क्वायर की इक्वल लिखा, इसे ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। ट्रांसफॉर्म हमने कर दिया है। इसके बाद हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट करते हुए कॉन्स्टेंट्स की इक्वल लिखते हैं। यू एट एक्स वाई हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इक्वल था हमारे पास, इसे c1 की इक्वल लिख लिया। इसी तरह से v एट एक्स वाई जो है इसे हमने 2xy की इक्वल लिखा, इमेजिनरी पार्ट था, इससे भी एक नया कांस्टेंट c2 का नाम दे दिया है। और ये हमारे पास क्या है, ये रिक्वायर लेवल कर्व्स हैं और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को प्रेजेंट कर रही हैं। ये खैर आगे डिस्कशन है, ये इसके लिए आपको प्रीवियस नॉलेज भी होना चाहिए। ऑर्थोगोनल सिस्टम, द फैमिली ऑफ कर्व u equals to c1 and v equals to c2 are said to form an orthogonal system if the curves intersect at right angles at each of their point of intersection। अगर आपके पास लेवल कर्व्स दी गई हों, पहली बात u जैसे कि कांस्टेंट की इक्वल है, v भी कांस्टेंट की इक्वल है, अगर लेवल कर्व्स दी गई हों और वो मिलके ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाए। अब ऑर्थोगोनल सिस्टम कौन सा होता है ये आगे एग्जांपल करते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। पहले भी आपने किया हुआ है कि हम स्लोप्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास आंसर -1 की इक्वल आए तो हम कहते हैं कि हमारे पास रिलेटिंग सिस्टम जो है ऑर्थोगोनल होता है। अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, ये जो ऑर्थोगोनल सिस्टम कर्व्स लेवल कर्व्स का बनाया है, तो रिलेटिंग सिस्टम जो है वो आपके पास ऑर्थोगोनल सिस्टम कहलाएगा। ज़्यादा क्लियरेंस आपको नेक्स्ट एग्जांपल में हो जाएगी। पहले प्रोसीजर देखते हैं। कंडीशन टू फाइंड ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लेवल कर्व, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अमूमन पूछ लिया जाता है कि अगर आपके पास लेवल कर्व दी गई हैं तो उनकी कंडीशंस क्या होगी कि आप जो है वो बता सकें कि आपके पास वो कर्व लेवल हैं या नहीं।
सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने u को c1 के इक्वल लिखना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, चूँकि x y पर डिपेंड कर रहा है, आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद थर्ड लाइन में देखें, अरेंज करने के बाद m1 क्या होगा, माइनस पार्शल u और पार्शल x इक्वल्स टू ओवर पार्शल u और पार्शल y। सिमिलरली v को कांस्टेंट के इक्वल लिखेंगे, v इक्वल्स टू c2, इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसकी थर्ड लाइन देखें तो m2 आपके पास आ जाएगा। ज़रा डिफ़र करने के लिए आपने नई स्लोप m2 का नाम दे दिया है। ये आपके पास होगा माइनस पार्शल v और पार्शल x ओवर पार्शल v और पार्शल y। नाउ दीज टू फैमिलीज ऑफ कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इफ़ देयर स्लोप्स मल्टीपल इक्वल्स टू -1। यकीनन ये तब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगी अगर m1 और m2 का मल्टीपल -1 के इक्वल हुआ। दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी हैं। अरेंज करने के बाद लास्ट लाइन देखें, पार्शल u और पार्शल x विद मल्टीपल ऑफ पार्शल v और पार्शल x प्लस पार्शल u और पार्शल y विद मल्टीपल ऑफ पार्शल v और पार्शल y इक्वल्स टू 0। दिस इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। अगर कोई आपके पास दो कर्व दे दी जाएँ, u भी फॉर्म में होंगी यकीनन, या एक फंक्शन दे दिया जाए और कहा जाए कि क्या चेक करें कि ये इसकी लेवल कर्व्स ऑर्थोगोनल हैं भी सही कि नहीं, तो आपने सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करना है, u भी आपके पास आ जाएंगे। फिर लास्ट लाइन को जहन में रखते हुए आप u और v का x और y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हुए मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। अगर आंसर 0 के इक्वल आया तो आप कहेंगे कि वो हमारे पास ऑर्थोगोनल है, वरना ऑर्थोगोनल नहीं होगी।